एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई स्पेशल मेंटोर। आज हम 12 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आपको करंट अफेयर की सीरीज कैसी लग रही है जरूर कमेंट कीजिएगा हमें वो चैट बॉक्स में, और क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना है वो भी आप बताते रहिएगा। तो चलिए आज हम 12 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज हमारा अभी डिस्कस इसी पे होगा। आज पीपीटी नहीं बन पाई है तो आज हम पीडीएफ से ही कर रहे हैं। अगर कोई असुविधा होती है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए बात हो रही है बिटवीन इंडिया एंड किसके बीच में हुआ है। एक मिनट पेन ले लू मैं। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री केम इनटू इफेक्ट, मतलब जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए किसके बीच में हुआ था, वो अब जो जुलाई 2024 में इफेक्ट में आ गया है। तो किनके बीच में हुआ था, कंबोडिया, चाइना, इजराइल और ताइवान। तो बताइए किनके बीच में हुआ था, ताइवान। ठीक है, इसका आंसर है ताइवान। जिसको आंसर पता होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं भी पता होगा तो हम नोट डाउन कर लीजिएगा, ताइवान इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमारा है व्हेन हैज द सेकंड 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट। पहला क्वेश्चन ये हो गया, समिट मीटिंग हेल्ड कहाँ हुई है इंडिया और रशिया की मीटिंग, मॉस्को में, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, नवोसिबिर्स्क में। तो कहां पर हुई है, जल्दी जल्दी बताइए कहां पर हुई है। हाँ, मॉस्को में इसकी हुई है मीटिंग। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट पे क्या है, मैं थोड़ा स्लाइड ऊपर कर रही हूँ, एक मिनट। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द 2024 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन की थीम क्या है। अब बोला टू लीव नो वन बिहाइंड द काउंट ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट में बोला अनरिलीजिंग द पावर ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। तीसरे में बोला द पेंडेमिक इंपैक्ट ऑफ द फर्टिलिटी। और चौथे में बोल रहा डी ऑप्शन में बोला सेफगार्ड द हेल्थ एंड द राइट्स ऑफ द वुमेन। सॉरी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। ए होगा। कल आपने द हिंदू का सेशन देखा होगा तो उससे भी आपको इसके थीम के बारे में पता चल गया होगा। आई थिंक आपका रिवीजन हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ के लिए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का हेड कौन किसे चुना गया है, किसे चुना गया, एमएस धोनी को, गौतम गंभीर को, और युवराज सिंह को, सुरेश रैना को। बताइए किसको चुना गया है हेड ऑफ क्रिकेट टीम का। हाँ, किसको चुना गया, गौतम गंभीर को चुना गया है। अब नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, आंसर यहाँ लिखे हैं। आंसर आप लोगों को नहीं देखना है क्योंकि पीडीएफ तैयार नहीं हुई इसलिए यहाँ पर आ गया। आप बताइए 16 फाइनेंस कमीशन फॉर्म एंड 16 फाइनेंस कमीशन ने एक एडवाइजरी काउंसलिंग फॉर एक मिनट, द 16 फाइनेंस कमीशन फॉर्म एंड एडवाइजरी काउंसिल हु इज इन कन्वेयर, मतलब इस एडवाइजरी काउंसलिंग का कन्वेयर कौन है जो 15 फाइनेंस कमीशन ने बनाया है। डी के श्रीवास्तव, नीलकांत मिश्रा और डॉक्टर पूनम गुप्ता। एक मिनट और मैं इसको, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एक मिनट और इसके बाद क्या आया, और प्रंजुल भंडारी। तो बताइए किसको नियुक्त किया हुआ है। हाँ, किसको करा हुआ है, इसको डॉक्टर पूनम गुप्ता को करा हुआ है। ठीक है, मैं आंसर बोल दे रही हूँ, टिक नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ में मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैं आंसर बोलते रहूंगी, आप अपना आंसर मैच करते रहना, है ना। टिक नहीं करूंगी क्योंकि टिक करने में फिर मुझे पेन पे जाना पड़ेगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा बियर करना पड़ेगा आज के लिए, उसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा, हु विल बी द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम इन द अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक में। तो स्पॉन्सर कौन है, टाटा ग्रुप है, एसआर ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है। बताइए कौन ग्रुप है। गुड, अडानी ग्रुप है। 6 का आंसर अडानी ग्रुप होगा। 7 का आंसर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोब इनटू द alleged irregularities पोचिंग इन न्यू टाइगर रिजर्व, मतलब पोचिंग के बारे में न्यूज है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है। अब बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोब इनटू alleged irregularity poaching in new tiger reserve, कौन
प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, बताइए कौन सा है? ऑब्वियसली मध्य प्रदेश होगा, आपको पता ही होगा ना, मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला, हु हैज बीन द अपॉइंटेड प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में किसको अपॉइंट किया? प्रिंसिपल एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया? रणदीप गुलेरिया को, नॉर्मन बोरलॉग को, या सौम्या स्वामीनाथन को, या बलराम भार्गवा को? बताइए किसको नियुक्त किया गया है? जल्दी जल्दी बताइए किसको नियुक्त किया गया है? गुड, सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन द अनएमिनसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन? किसको नियुक्त किया गया है? रजत शर्मा को, सुधीर चौधरी को, रवीश कुमार, या राजदीप सरदेसाई को? बताइए किसको नियुक्त किया गया? जल्दी से बताइए। गुड, रजत शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब 10th क्वेश्चन है, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम? तो किसने लेड किया था ब्रिक्स के 10वीं पार्लियामेंट फोरम को? जयशंकर ने, जगदीप धनकर ने, महुआ मोइत्रा ने, या ओम बिरला ने? बताइए किसने करा था? आपने आंसर नहीं देखना, ओम बिरला ने किया था। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन ये रहा। आज थोड़ा पीडीएफ नहीं बनी है, मतलब स्लाइड्स नहीं बनी है, तो आज हम इसी से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पे हम बात करें भीमबेटका रॉक शेल्टर के बारे में बात करेंगे। न्यूज में है भीमबेटका रॉक के बारे में, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस वही आपको याद रखना है। बाकी पूरा इसका मटेरियल दे दिया गया है, आपको गो थ्रू करना हो तो आप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से जो मेन पॉइंट है बस वही बताऊंगी। पहला क्या है, भीमबेटका कहाँ है? आपको ये चीज याद रखनी है कि भीमबेटका कहाँ है। तो भीमबेटका क्या है? मध्य प्रदेश का जो भोपाल एरिया है वहां पर भीमबेटका है, और वहां पर विद्यारंज के पास पड़ता है भीमबेटका। और भीमबेटका को डिस्कवर कब किया गया था? 1957 और 58 के दौरान किया गया था। और इसके डिस्कवर कौन थे? वीएस वाकनकर था। इन्होंने वीएस वाकनकर ने इसका डिस्कवरी की थी। तो यूनेस्को की साइट में ये कब ऐड हुई थी? 2023 में, सॉरी 2003 में ये यूनेस्को की साइट्स में ऐड हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि 30,000 पुरानी ये साइट है। ठीक है, और भीमबेटका बिलोंग टू अपर, मतलब भीमबेटका में जितनी भी चित्रकारी मिली है वो जो आपने पढ़ा होगा ना, मध्य प्रशांत का, पूरा प्रशांत का, जितनी भी तीनों स्टेज है ना, उनकी सारी पेंटिंग यहाँ पर भीमबेटका पर मिली है। जो वहाँ की जो मध्य प्रशांत का, पूरा प्रशांत का, और उसके बाद एक है मेसोलिथिक, पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, और फिर चालकोलिथिक, उसकी सारी मिडिवल पीरियड के बारे में भी यहाँ पर चित्रकारी से मिलती है। तो वो जो चित्रकारी किसका रिफ्लेक्शन है? जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी थी ना, उसका रिफ्लेक्शन ये करता है यहाँ पर भीमबेटका में। ठीक है, अब ये बोल रहा है। और फिर उसके बाद वहां पर बहुत क्या क्या चित्रकारी में क्या क्या हमें मिले थे, क्या क्या मिला था चित्रकारी में? एलिफेंट्स हो गया, बाइसन हो गया, डियर हो गया, पिकॉक हो गया, स्नेक्स हो गया, ये सब वहां पर उसकी चित्रकारी में मिला है। तो हंटिंग एट द सीन एंड द वार सीन इन द एम, मतलब वहां पर हंटिंग की ज्यादा पिक्चर्स वहां पर मिली है भीमबेटका में। ठीक है, और ज्योमेट्रिक डिजाइन है और सिंबल है। तो यहाँ पर बस आपको इतनी ही चीज से भीमबेटका में लिखनी है। यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पुरानी ये है भीमबेटका। अब चलिए नेक्स्ट पे हम करते हैं मैप। ये मैप आ चुका है, ये हिंदी में लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। ये हमारे प्लेटफॉर्म से इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? स्टेट ऑफ डोवर। स्टेट ऑफ डोवर के बारे में बताया गया। स्टेट ऑफ डोवर क्या है? बस इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी? पहले ये है, इसको स्टेट ऑफ डोवर है, ये कहाँ पर है? ये है, ये आपको मिलेगी सॉरी मिलेगी कह रही, ये इंग्लिश चैनल देख रहे हैं ना, इंग्लिश चैनल, यहाँ पर ये इंग्लिश चैनल है और ये स्टेट ऑफ डोवर है। तो स्टेट ऑफ डोवर जो है ये यहाँ पर आपको मिलेगा, इंग्लिश चैनल के पास ये स्टेट ऑफ डोवर मिलेगा। और इस डोवर में क्या है? ये किसको किसको अलग करता है? ये ग्रेट ब्रिटेन को और ये यूरोप को अलग करता है। देख रहे हैं ना, ये ग्रेट ब्रिटेन है और ये यूरोप है, तो इसको स्टेट ऑफ डोवर क्या करता है? अलग करता है। और दूसरी बात कहाँ है? कहाँ पर? ये इंग्लिश चैनल में। तो मैपिंग का क्वेश्चन है, पूछ सकता है, आ सकता है, संभावना है। चलिए, उसके बाद ये बोल रहा है, इसमें ये दे रखा कितने माइल से, ये सब आप पढ़ लेना, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कंटेंट पूरा दे दिया है। जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यही से ही आता है। क्यों मैं बता रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस से? क्योंकि जब भी आप पीवाईक्यू देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहा है और कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। ऐसे बस ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो, किसको कौन सी बॉडी अलग करिए, कौन सी बॉडी किसको मिला रही है और कौन सी जगह अवस्थित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय
इस साल 2024 में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें नॉर्थ सी के बारे में पूछा था, तो नॉर्थ सी के बारे में पूछा था कि कौन कौन सी कंट्रियां नॉर्थ सी से अपना बॉर्डर टच करती हैं, बस इतना ही। तो मैंने वही आपको बताया है, समझ गए। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें एक बैटल हुआ था पहला, ये बैटल के बारे में बताया गया। पहला 2 बैटल हुए थे, मगर पहला बैटल दूसरे बैटल से बिल्कुल डिफरेंट है। जो पहला बैटल हुआ था 2017 में हुआ था, वो सॉरी 1916 में हुआ था। और ये बैटल नेवल बैटल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। किसमें? ब्रिटेन और जर्मनी के दौरान हुआ था यहाँ पर। और जो दूसरा ये बैटल हुआ था, वो दूसरा बैटल क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हुआ था, वो स्टेट वार था नेवल बैटल, ठीक है। इसी के लिए नेवल बैटल हुआ था। जो मेजर बैटल था डोवर स्टेट के लिए, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। ये 1917 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको मिल जाएगा हिंदी में, जितना मैंने बताया बस उतना ही आपको लेना है, कैच करना है, और ऐसा इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए जैसे ये मैंने बताया ना, एक नौसैनिक लड़ाई हुई थी यहाँ पर 1916 में डोवर में, किसके बीच में? यूके और जर्मनी के बीच में हुई थी। ये यूके और जर्मनी के बीच में हुई थी। फिर दूसरा विद्रोह हुआ था, वो कब था? 1916 में होता, डोवर स्टेट के बीच में, जो 1916 वाले से बिल्कुल अलग है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, ऐसा जैसा वो पूछेगा नहीं, बट आपको रेफरेंस के तौर में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, पूरा कंटेंट दे दिया गया है आपको। अब नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट पे फिर से हमारा क्यूज आ गया। ये किस पे आया? हमारा फिजिक्स पे आया, ठीक है, फिजिक्स का आया। चलिए हम फिजिक्स का करते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही रीड कर पाऊंगी या हिंदी में, एक ही लैंग्वेज में रीड कर पाऊंगी, क्योंकि बार बार मुझे इसको अप एंड डाउन करना पड़ रहा है। तो चलिए हम चल रहे हैं। व्हेन फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन द काम वाटर ऑफ द पॉन्ड, वेव्स प्रोड्यूस। जब हम, आपने देखा होगा जब हम पानी में एक पत्थर फेंकते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारी वेव्स है ना, वो चलती है, तो वो कौन सी वेव्स है? कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव है, बोथ एंड बी, या वेव्स डज नॉट प्रोड्यूस। अब देखिए, आप अगर कॉमन सेंस होगा, कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कैसे? पहला तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपने ट्राई किया ही होगा, तो ऑब्वियसली तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसफर वेव्स होगी। आपने पत्थर मारते हुए ऐसे ऐसे वेव्स चलती है ना, वही। अब नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं। पहले, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू स्टडी द वेव फ्रॉम ऑफ द सिग्नल, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सिग्नल को पता लगाने के लिए? कौन सा करा जाता है? बताइए। स्पेक्ट्रोमीटर किया जाता है, ऑसिलोस्कोप किया जाता है, सोनोमीटर किया जाता है, पीएन जंक्शन डाइट किया जाता है। बताइए कौन से किया जाता है? जल्दी बताइए। इसका आंसर बी होगा, ऑसिलोस्कोप किया जाता है। थर्ड हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? व्हाट इज द फाउंड इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कौन सी फाउंड होता है? कौन सी मॉड्यूलेशन फाउंड होती है? व्हाट इज द फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या फाउंड होता है? ये क्वेश्चन है। बताइए क्या? फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, फिक्स डायमेंशन होता है, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन होता है, और चेंज इन द डायमेंशन ओनली। बताइए क्या होता है इसका आंसर? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी होगा, फिक्स डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। These waves cannot be transmitted through the vacuum। कौन सी वेव्स को वैक्यूम के द्वारा ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है? बताइए कौन सी नहीं किया जा सकता है? पहला लाइट है, साउंड है, हीट है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बताइए कौन सी है? सॉरी, साउंड के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत होती है। स्टेशनरी वेव्स इज अ फॉर्म बाय, स्टेशनरी वेव्स को कैसे बनाया जाता है? बताइए। पहला ट्रांसफर वेव्स is superposing are the longitudinal waves, two waves of the same speed superposing, two waves of the same frequency traveling in the same direction। आंसर नहीं देखना है। डायरेक्शन, two waves of the same frequency traveling in the opposite direction। तो बताइए कौन सा होगा? एक बार मैं ऊपर कर दे रही हूँ, बट आंसर नहीं देखना है आप लोगों को, जल्दी रीड कर लीजिए। दिख रहा है ना आपको? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? अब मैं स्लाइड नीचे कर रही हूँ। इसका आंसर डी होगा, टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द, किसके प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ वेव की? एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये एफ अलग है, ऑफ अलग होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड या क्यूब ऑफ एम्पलीट्यूड। बताइए किसके होगी, किसके प्रोपोर्शन होगा? हाँ, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शन होगा।
सेवंथ का आंसर बताइए। द रिजर्व इफेक्ट ऑफ द एक्सरे इमिशन इज रमन इफेक्ट, कॉम्पट इफेक्ट, जेमन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है बताइए? जो हम एक्सरे करते हैं, जिससे हमारी एक्सरे से हमारा जो रिफ्लेक्ट होता है, कौन सा होता है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो। चलिए आंसर मैच करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पेन नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि फिर पेन चलाऊंगी तो बार बार मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स कैन नॉट बी प्लोरलाइज्ड, किसको नहीं प्लोरलाइज नहीं किया जा सकता? रेडियो को, अल्ट्रावायलेट को, और इंफ्रारेड को या अल्ट्रासोनिक को? बताइए कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक को, ठीक है। नेक्स्ट 9th का आंसर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? अब देखिए एक्सरे होगी, गामा होगी, गामा रे होगी, कैथोड रे हो गई, इंफ्रारेड, बताइए कौन सी नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है बताइए जल्दी जल्दी। गुड, कैथोड रेड नहीं होगी, ठीक है। इसमें आंसर नहीं देखना है, सॉरी मैंने आंसर ऊपर कर दिया था, मगर चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th हम कर रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, किसकी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है बताइए? विजुअल रेस की, गामा रेस की, एक्सरे की, अल्ट्रावायलेट रेस की, किसकी फ्रीक्वेंसी लो है बताइए जल्दी जल्दी? किसकी है? विजुअल रेस की। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, आंसर यहाँ पर मेंशन है, आप देख लेना। अब हम चल रहे हैं, ये हिंदी में, इसका हिंदी में भी अवेलेबल है। चलिए अब हम चल रहे हैं, ये हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट फ्यूज फिर आ गया, इंग्लिश में ही कर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें हमें इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन मर्ज है, बस हमें जो जानकारी लेनी है, जिसका आंसर हमें देना, हम उसी क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, इसका एसेंस कहाँ से लेना बस उतना पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर रहे हैं। अभी बोल रहा है एवरी ईयर सिंस 1990 11th जुलाई को हम पॉपुलेशन डे मनाते हैं, ठीक है। उसी के कंटेंट्स में इसने बताया है कि 2011 का जो सेंटेंस है उसके रिगार्डिंग ये सेंटेंस बनाए गए, तो आपको इसमें से सेंटेंस चूज करना है जो गलत सेंटेंस है, ठीक है। इनकरेक्ट सेंटेंस की बात में बात कर रहा है, तो कौन सा? चलिए हम पढ़ते हैं। द डिकेड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन वाज द 17.7%। द चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से लेकर 0 to 6 ईयर वाज द 919 फीमेल पर 100 मेल्स। द अर्बन पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट 31.16% of the total population. The state with the lowest population density was the Sikkim। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से? 2011 के सेंसस के बारे में है, अगर आपने सेंसस को पढ़ा होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं भी पढ़ा हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन आप इसको जॉट डाउन कर सकते हैं और इस पे थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हैं। चलिए तो हम इसका आंसर होगा डी इनकरेक्ट है, बाकी इस पे फर्दर आपको रिसर्च करनी होगी। चलिए नेक्स्ट बोलना है इंडिया ताइवान एमआरआई फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन था ना, किसके बीच में वो समझौता इफेक्ट में आया, इंडिया और ताइवान था, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि बताइए कि एग्रीकल्चर वो इंडिया विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट सर्टिफाइड एग्रीकल्चर लैंड अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इंडिया के अंदर किसके पास सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड है? तो बताइए किसके पास है सबसे ज्यादा? पहला उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा एमपी हो गया और चौथा हो गया तमिलनाडु। तो बताइए किसके पास है? जल्दी से आंसर कीजिए इस आंसर इस क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंक्लूड्स हिज टू डे रशिया के विजिट पे थे पीएम जी, ठीक है। तो उसी के बदले में इसने बोला है, क्या बोला है? विच सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया और रशिया ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट टू इंडिया इन दिसंबर 2021। अब देखिए अभी मोदी जी ने विजिट किया 2024 में, बट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि 2021 में जब वो गए थे 2021 में गए थे, तो उस समय उन दोनों के बीच में कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था? सेपा हुआ था, ब्रह्मस हुआ था और S-400 हुआ था, INSTST हुआ था। तो बताइए कौन सा हुआ था? S-400 हुआ था ना, काफी न्यूज में भी था, ये आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को अपॉइंट करा हेड ऑफ द कोच है, ठीक है, मेंस क्रिकेट टीम के। उसी कंटेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन फ्रेम किया गया। क्या क्वेश्चन है चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है बिफोर गौतम गंभीर से पहले हु एज द हेड ऑफ द कोच इन
फिर से पहले कौन था हेड? तो बताइए कौन था? सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो बताइए कौन था? आपको तो पता ही होगा, आप लोग क्रिकेट के फैन फॉलोवर हैं। तो कौन था इसमें? राहुल द्रविड़ थे। आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला बुमराह और स्मृति मंधाना क्राउन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ द 2024 जून में, ठीक है। उसी के कंटेस्ट में क्वेश्चन आया है, बोला विच ईयर डिड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिलोकेट? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो अपना हेडक्वार्टर 2021 में रिलोकेट किया था हेडक्वार्टर टू दुबई, तो कौन से साल में करा था बताइए? 2005 में, 1999 में, 2001 में, 2008 में। तो कब किया था? 2005 में किया था, ठीक है। चलिए, वैसे ऐसा चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हेड का क्वेश्चन पूछा है तो हेड का क्वेश्चन ऑब्वियसली वो स्टेट पीसीएस में आता ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली पेड एट्रीब्यूट टू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन हिज बर्थडे एनिवर्सरी पे एट्रीब्यूट किया है मोदी जी ने। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? चलिए हम पढ़ते हैं उसी के रिगार्डिंग सेंटेंस, और हमें सेंटेंस देखना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। चलिए, let me explain. He started Bangwani, a Bengali journal in 1922 and the Nationalist in 1940. इसने बोला एक जर्नल स्टार्ट करा था 1922 में, और फिर उसके बाद नेशनलिस्ट करा था। कब हुआ था वो नेशनलिस्ट? 1940 में। नेक्स्ट बोल रहा है he demanded the partition of the Bengal in 1923। अब देखिए, आप यहीं से फैच कर लेंगे, आंसर आपको पता चल गया होगा। अब बोला ही फाउंडेड द भारतीय जन संघ, द प्रीडिसेसर ऑफ द मॉडर्न डे ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको लिंक दे दिया है, मतलब क्लू दे दिया, सॉरी, तो आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका क्या होगा? इसका आंसर 1 और 3 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, सॉरी एक मिनट, मैं इसको बड़ा कर लूं, एक मिनट। हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? रिसेंटली आरबीआई डेटा रिवील्ड दैट द इंडिया करंट अकाउंट रजिस्टर एज अ सरप्लस इन द 4th क्वार्टर। आपको पता है ना क्वार्टर होते हैं, हाँ, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 क्वार्टर होते हैं। अब ये बोल रहा है तो क्वार्टर ऑफ द 2023 से लेकर 2024 का फाइनेंशियल ईयर, तो उसी के रिगार्डिंग बोल रहा है विद द रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ द पेमेंट। बैलेंस ऑफ द पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट? करंट अकाउंट में कौन कौन से ये एक्सपेक्ट आते हैं? तो मैं रीड आउट कर रही हूँ, बैलेंस ऑफ द ट्रेड, फॉरेन एसेट और बैलेंस ऑफ द इनविजिबल। तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो हर किसी को पसंद ही होती है, ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका होगा 1 और 3। फॉरेन एसेट नहीं होगा, आप लोगों को पता होगा, आपने थ्योरी पढ़ी होगी। सॉरी आंसर दिख गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंट रिसर्च हैज रिवील्ड दैट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन फिगरेटिव केव पेंटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द भीमबेटका केव, जिसका हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसी के बारे में इसने बोला है, द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भीमबेटका रॉक पेंटिंग के बारे में बोला, द पेंटिंग डिपिक्ट्स सीन ऑफ द डेली लाइफ, रिचुअल एंड हंटिंग प्रैक्टिसेस, ये हमने पढ़ा था। दे आर प्रीडोमिनेटली एग्जीक्यूट इन द रेड एंड येलो और कलर में, ठीक है। भीमबेटका वाज द डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन। अब यहाँ पर ये गलती कर गया, क्योंकि हमने कहा कब करा था उसने, कौन से ईयर में करा था बताइए? नहीं, अब ये वाला सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 3 होगा। यहाँ पर ये वाला आंसर इसका बी 1 और 3 होगा। बी सेकंड ऑप्शन इसका गलत होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हाँ, इसका बी ऑप्शन होगा 1 और 2, सॉरी, हाँ बी ऑप्शन होगा 1 और 2, 3 इसका, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक 2020, वो मुझे ईयर याद नहीं है ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूँ क्या होगा। कब था ये भीमबेटका? हाँ वर्ल्ड, हाँ मेरा सही था, 2003 में था ये, ठीक है। चलिए, अब हम ये हमने कर लिया, इसका इंग्लिश वर्जन कराया हमने, ये हमने कर लिया। हाँ, इसका ये 2003 में हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे, ये इसका हिंदी वर्जन है। ओके, हाँ
अब ये हमारा ये बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बिहार से रिलेटेड पढ़ेंगे। एक मिनट में चेक करूँ, लोटस 71, ठीक है। चलिए हम बिहार से रिलेटेड जीके हैं, बिहार से रिलेटेड जीके पढ़े। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। कितनी साक्षरता है इसकी? 75.59% इसकी साक्षरता है, ठीक है। अब बोल रहा है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है? कहाँ पर वृद्धि हुई है? शिवहर में। कितनी वृद्धि हुई है? 36.16% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का राज्य राजकीय पशु पुष्प कौन सा है? गेंदा है। नेक्स्ट पेपर क्या है हमारा? बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 86% में। नेक्स्ट बोले बिहार का प्रथम, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री? श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दौलत राम था, ठीक है। बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। बिहार में मालिक जानी को किस शासक ने अपना सरदार नियुक्त किया था? मालिक जानी को किसने? इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। कहां पर है ये? नॉर्थ में, और सॉरी ईस्ट में। चले हम चलते हैं। अब कौन सा है हमारा? ये हमारा यूपी आ गया है। बिहार इस तरफ है, फिर यूपी आ गया। अब हम यूपी कर रहे हैं। गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी होती है? गर्म एंड आर्द्र होती है, ठीक है। गर्म एंड आर्द्र होती है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने की, बनारस घराने से। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। नेक्स्ट क्या है? कबीर की जन्मस्थली कौन सी है? नगरी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने, जब अमीर खुसरो आए तो खड़ी बोली के विकास में काफी 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 उसमें मदद मिली थी। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। गंगा के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी। आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत सारा जलोढ़ लेके आती है गंगा के मैदान में, और वहीं पे बहुत ज्यादा, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो वहीं पे फसल का अच्छा एरिया होता है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर एरिया अच्छा होगा वहां पर आबादी भी अच्छी होगी। आपने ज्योग्राफी के इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, या इकोनॉमिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। बुंदेलखंड में बघेलखंड के भूभाग का उत्तर प्रदेश के किस भाग के अंतर्गत आता है? किस भाग के अंतर्गत आता है? तो दक्षिणी पठारी भाग के अंदर आएगा, समझे? क्योंकि क्या कहाँ पर है? बुंदेलखंड और बघेलखंड कहाँ है? आप इसको मैप पे लोकेट करना। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? भाबर मतलब तराई स्थान पे पाई जाती है। एक भांगर होता है, एक भागर होता है, भाबर होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड का पठार माना जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या आया था? ये बुंदेलखंड कहाँ पर है? ये यूपी में, और बघेलखंड कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। मैंने ही बता दिया आपको, अभी आया था ना। ये रहा, बघेलखंड एमपी में होगा, बुंदेलखंड हमारा होगा यूपी में। अब उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर को बढ़ता है? उत्तर से दक्षिण की ओर में, ठीक है। शीत ऋतु की बात हो रही है, ध्यान से सुन पढ़िएगा। शीत ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। उत्तर से दक्षिण की ओर। अब चलिए हम करते हैं नेक्स्ट जी, क्या हमारा आया एमपी का। अब हम एमपी के बारे में पढ़ते हैं। भरूच स्तूप कहाँ पर है? सतना जिले में भरूच स्तूप है। तो सतना कहाँ पर पड़ता है? जल्दी से बताइए कहाँ पर पड़ेगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आप सतना कहाँ पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक साहित्यकार का नाम क्या? आचार्य केशवदास। और भी लोग हैं, भूषण कवि, आचार्य केशवदास, भूषण कवि, पद्माकर, पदमकर, राजा भोज, भवानी प्रसाद मिश्र, भद्दा, कुमारी चौहान, मुल्ला रमोजी, ठीक है। इतने लोग प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। नेक्स्ट, चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो, बाद में महुआ हो गई थी, ठीक है, महोबा। खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनवाया था, आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा ही होगा, बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में कब स्थापित करी गई? 1969 में स्थापित करी गई। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। आलाखंड किसकी रचना है? जगनिक की। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का शीर्ष प्रतिनिधि लोक नाट्य है माच। रायस्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? बुंदेलखंड का। प्रदेश से संबंधित चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमक्ति।
मौर्यकालीन अभिलेखों में किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? मैन्यापुरी अभिलेख से है, ठीक है, मैन्यापुरी अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, ये हमारा आज का 12 जुलाई का करंट अफेयर कवर हो चुका है। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां से आप जाके नोट डाउन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां पर आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहिए और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा क्या क्या इंप्रूवमेंट हम लोगों को आगे करनी है। चलिए, धन्यवाद।